Hello, hi, Namaste, Pelag. Welcome to our radio show. This is Kinjal Negi. Glad to have you here. आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो ऊंचाइयां हासिल करी हैं, वो सबके लिए एक मिसाल बन चुके हैं। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओहो रेडियो उत्तराखंड, मिस्टर कविंदर मेहता, जिन्हें पूरा उत्तराखंड आरजे काव्य के नाम से जानता है। हेलो सर। हेलो। आपने ओहो रेडियो के माध्यम से जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे संगीत को जो मशहूर किया है लोगों में, आपका उसके बहुत-बहुत धन्यवाद। जितना मैं बोलूँ वो कम है, पर आपका बहुत धन्यवाद आप आज आए और आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक जो होंगे वो बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि आरजे काव्य के पीछे का रहस्य क्या है? आरजे काव्य जो बने हैं आज, वो क्यों बने हैं और क्या जर्नी रही है आपकी? तो मैं चाहूँगी आप अगर वो शेयर कर पाते हैं हमारे साथ तो। मेरे ख़्याल से हर इंसान के अंदर कई तरह के इंसान होते हैं। बस समय-समय पे अगर प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, तो उसको एक्चुअल में मालूम चल जाता है कि वो किस तरह के इंसान के रूप में खुद को लोगों के सामने लाना चाहता है। हमने मशहूर एक हिंदी फ़िल्म का डायलॉग है कि हम सब यहाँ कठपुतलियाँ हैं और ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है और उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कही ये बात कि मेरा ओरिजिनल नाम कविंद्र सिंह मेहता है और आरजे काव्य जो है, तो कई बार क्या होता है जब मैं ये मानता हूँ कि जब मैं ज़मीन में होता हूँ तब मैं कविंद्र होता हूँ और जब मैं हवा में होता हूँ तब मैं काव्य होता हूँ। क्योंकि हवा के साथ आप बहते हैं और जो काव्य और कविताएँ होती हैं वो भी एक बहने के रूप में होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मौका मेरे को मिला कि अपने स्किल को दुनिया के सामने ला पाया और आज आप जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे या साथी जिनको कह लें जो भविष्य में हो सकता है हमसे भी बहुत आगे जाएँ, उन सब के साथ जब हम बातचीत करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो ये लगता है कि चलिए क्योंकि होता क्या है ना कि इस दुनिया में जो भी इनोवेशंस हुई हैं या जो भी क्रिएटिव वर्क हुआ है किसी भी तरह का, चाहे वो मटीरियल के तौर पे हो, वो इंजीनियरिंग के मॉडल के तौर पे हो, किसी भी तरह का हो, जब तक वो नेक्स्ट जनरेशन तक ना जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, जैसे हमारा कल्चर। अगर सोचिए कि जो हमारे पुराने वक़्त के लोग थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो वो हम तक कैसे पहुँचती? तो आई थिंक हम एक उसी रास्ते में हैं जहाँ पे मुझ तक कुछ चीज़ें आई और अब मैं और मेरे साथी आप लोगों तक इसको पहुँचा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके थ्रू, आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बाद के जो लोग हैं, उन तक पहुँचे और ये कारवां यूँ ही बढ़ता रहे। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने एक युवाओं की जो यंगर जनरेशन की आपने बात की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल की जो हमारा युवा है, मैं भी अपने आप को ही लेती हूँ उनमें, जेन ज़ी यूथ जो है, वो काफ़ी हमारी जड़ों से जो है उखड़ रहा है। काफ़ी लोग जो हम कहें हमारे गाँव खाली होते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है, लोग दिल्ली, बम्बई बस रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, उसको क्या करना चाहिए अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए? क्योंकि आपकी जो जो विज़न रहा है आपका सोच लोकल लेकिन अप्रोच ग्लोबल, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले हमको अपनी जड़ खोजनी होगी। क्योंकि अगर किसी से ये पूछा जाए कि पानी कहाँ से आता है और वो ये जवाब दे कि नल से आता है, तो फिर उसको ये लगेगा कि या तो पानी के लिए बाथरूम तक जाने की ज़रूरत है या किचन तक। लेकिन जब उसको ये मालूम चले कि ये सिर्फ़ ज़रिया है, ये जो नल है एक ज़रिया है, पानी का मूल जो है कहीं और बसा है। तो हमें हम कहीं रहें, देश-विदेश में रहें, कोई शहर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बशर्ते हमें ये मालूम हो कि हमारा जल आ कहाँ से रहा है, यानी हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो हमारी जड़ हमारे गाँव में, हमारे समाज के बीच में होती हैं और जब हम उससे खुद को कनेक्टेड पाते हैं या हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आगे बढ़ना सिर्फ़ ये नहीं कि एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना। आगे बढ़ना ये है कि अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को साथ में लेके अगर आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो सही मायने में वो आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे जो कि निर्देशन मैं चाहती हूँ कि हम सब इंस्पायर होंगे आपसे, आपके वर्ड से। और आखिर में मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए पूछना चाहूँ छो कि आप सभी ते कुछ इन सीख दो, जो हम लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा ते ज़्यादा से जागरूक कर पाएँ। चाहे वो हम
अपने कोई वीडियो बना रहे हो, आपकी तरह जो इनिशिएटिव है आपका, चाहे हम बोलें या अपनी कलाकृति से आगे बढ़ाएँ अपनी संस्कृति को, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन-कौन से माध्यम हो सकते हैं, जिससे युवा जो है दिखा सके कि भले ही वो शहर से बाहर है, अपने गाँव से बाहर है, लेकिन उससे गाँव बाहर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बिहेवियर में उसको लाएँ। क्योंकि जब हम बिहेवियर में लाते हैं तो वो ऑर्गेनिकली आपके बोलचाल में, आपके हाव-भाव में, आपके चाल-चलन में, आपके किसी को संबोधित करने में और आपके तीज त्योहारों में या बाकी जगहों पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हम अपने बिहेवियर में उसको ले आएँ, तो मेरे ख्याल नाल ये बढ़िया बात नहीं है सेकंड कि जो हमारे तीज त्योहार छिन, जो हमार कल्चर छू, जो हमार गीत संगीत छू, जो हमार फल छिन, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ गाना बजाना या कपड़े पहन लेना या 4 डायलॉग मान लेना कल्चर है। नहीं, अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि 12 महीने में आपके गाँव में कौन से फल और कौन सी सब्जियाँ उगती हैं और आप उसके लिए लालायित रहते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं घी खाऊँगा तो अपने गाँव का खाऊँगा या आप ये सोचते हैं कि मैं मंदिर जाऊँगा तो गाँव के मंदिर में जाऊँगा या आप ये सोचते हैं कि मेरे बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है उसको मैं साथ में लेके आगे बढ़ूँगा, वो भी एक तरह से आपके कल्चर से जुड़ने का एक माध्यम होता है। तो मैं ख्याल ये सच छू कि आप उन मूल में देखो और ऑर्गेनिकली कोशिश कीजिए आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आएँ, तो हम आगे बढ़ पाएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से स्कॉलर्स इस चीज़ को लेके यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं हर बार देखता हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंसेस को और जिस तरह से एक यंग टैलेंट को यहाँ पे मौका मिलता है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है एंड मैं आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। तो ये थी हमारी छोटी-सी रूबरू उत्तर के पुत्र के साथ। अगर आपके अंदर मेहनत और समर्पण का जुनून है, तो अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर भी आप बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो यही था हमारा आज का सफ़र। बहुत-बहुत धन्यवाद।